हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको जूनियर असिस्टेंट जो 1262 पोस्ट का एग्जाम है उसका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब हम इसमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से। दो प्रैक्टिस सेट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो वो मेरी आप यूपी ट्रिपल एस सी प्रैक्टिस सेट्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज आप हमारा चैनल इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा सेक्शन है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। तो पहला हमारा प्रश्न है, मात्रानंद की संधि विच्छेद होगा या इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, मात्रानंद की अगर बात करें तो इसमें स्वर संधि है, और स्वर संधि का भी इसमें कौन सा टाइप है जो कल हमने देखा था, देव्यागम। ठीक उसी तरह इसमें यण स्वर संधि है। तो इसमें देखिए क्या होता है, मैंने आपको रूल बताया था। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आपका क्या हो, छोटी ई बड़ी ई हो, या छोटा ऊ बड़ा हु हो, या री से ऋषि वाला री हो। तो जो यहाँ पर आपको री से ऋषि वाला रा दिख रहा होगा, तो छोटी ई बड़ी ई आपका या में बदल जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ आपका वा में बदल जाता है, और जो री से ऋषि है वो आपका रा में बदल जाएगा। तो मात्र आनंद की अगर आप देखेंगे तो रा नीचे वाला ये है, मात्र मात्र प्लस आनंद। ठीक है, ये इसका रूल है। इसमें यण स्वर संधि है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला, जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है, तो जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिज्ञासु। देखिए, इसी से संबंधित यूपी पीसीएस के मेंस एग्जाम में पूछा गया कि तैरने की इच्छा होना इसको क्या बोलते हैं, और तैरने की इच्छा रखना वाला। तो देखिए, जो जानने की इच्छा होती है उसे जिज्ञासा बोला जाता है, और जानने की इच्छा रखने वाला उसे जिज्ञासु बोला जाता है। इसी तरह तैरने की इच्छा को बोला जाता है तितीर्षा। ठीक है, याद रखिएगा, तितीर्षा। और तैरने की इच्छा रखने वाले को बोला जाता है तितीर्षु। तो तितीर्षु ही आपका यूपी पीसीएस के मेंस में 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी जिजीविषा हमको पता ही है, और जिजीविषा की देखिए वर्तनी भी बहुत आती है, इसलिए वर्तनी भी इसकी याद रखिएगा। इसका मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा। अगला, कृति का अर्थ रचना होता है, ठीक है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति जिसमें बड़ी ई की मात्रा है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है रचनाकार। ठीक है, तो श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द ये होते हैं। तो आपका कृति छोटी ई की मात्रा के साथ आपका होगा रचना, और बड़ी ई की मात्रा के साथ होगा रचनाकार। अगला देखते हैं, अली। अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो देखिए अली, ये तो आप इसे तो रट लीजिए बिल्कुल। ये होता है पर्यायवाची भौरे का। तो देखिए, भौरे के पर्यायवाची लगातार आपसे अलग अलग एग्जाम्स में रेगुलरली पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं अली के पर्यायवाची जरूर याद कीजिएगा। मैं आपको बता भी दूंगा अभी कुछ पर्यायवाची। और अगला अली क्या होता है, ये होता है आपका सखी या सहेली के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। बात करें अगर भौरे के पर्यायवाची, इसके देखिए 2 से 3 पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं। एक तो षटपद, षटपद बहुत आता है। भ्रमर आपको पता ही होगा, भौरा हो गया, अली हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको और बताऊं, मधुप। ठीक है, भ्रंग इसका होता है, मधुराज इसको बोला जाता है, मधुभक्षी भी बोला जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है द्विरेफ। ठीक है, द्विरेफ भी इसका बहुत ज्यादा आरओ आरओ की परीक्षा में ऑप्शन में आपको बहुत दिखेगा। ठीक है, और एक चंचरीक बहुत फेमस है जो आपका अगला ही प्रश्न है। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं, चंचरीक शब्द का सही अर्थ क्या है। तो चंचरीक शब्द का अगर सही अर्थ बताएंगे तो वो है भौरा। ठीक है, याद रखिएगा भौरा। विप्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, तो विप्र जो शब्द है ये आपका ब्राह्मण के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ब्राह्मण, ऑप्शन सी। और इसके अलावा ब्राह्मण के अगर मैं आपको और पर्यायवाची कुछ बताऊं, तो एक है आपका भूदेव, एक है पुरोहित, एक है महिषुर, एक है द्विज। तो ये सभी आपके ब्राह्मण के अन्य पर्यायवाची हैं। इसके अलावा एक और होता है, वो बता देता हूं, भूसुर। ठीक है, भूदेव तो होता ही है, भूसुर भी याद रखिएगा। भू मतलब जमीन, सुर मतलब राजाओं, वो आपका देवताओं वाला सुर। सुर असुर आपने सुना ही होगा। तो भूसुर और भूदेव दोनों ही ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, समुद्र के, बादल के, कमल के, ये पर्यायवाची बार बार आते ही रहते हैं। तो अगर इसमें देखेंगे समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें जो देखिए जलाधिप है, जलाधिप जो शब्द है ये आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलाधिप किसका होता है, जो एक वेदों में आपने देवता सुने होंगे, वरुण देवता। तो जलाधिप वरुण देवता के लिए यूज किया जाने वाला एक शब्द है। बाकी जलधि, जलधाम, जलनिधि, ये सभी आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। लेकिन समुद्र के हम और पर्यायवाची भी मैं आपको बताता हूं जो रेगुलरली पूछे जाते रहते हैं। सबसे जैसे इंपॉर्टेंट कुछ क्या है, एक तो जलधि आपने पढ़ी लिया, ऑप्शन में ही दिया है। इसके अलावा नदीश होता है। ठीक है, पयोनिधि होता है, पयोधि होता है। एक बहुत फेमस है अर्णव।
अर्णव याद रखिएगा, अर्णव गोस्वामी आपने नाम भी सुना होगा, जर्नलिस्ट है। अर्णव का अर्थ होता है समुद्र। इसके अलावा एक रत्नाकर, रत्नाकर भी बहुत पूछा जाता है, रत्नाकर का मतलब भी होता है समुद्र। इसके अलावा वारिश, वारिश भी बहुत पूछा जाता है, वारिश भी आपका समुद्र के लिए यूज होता है। ठीक है, रत्नाकर और अर्णव जरूर याद रखिएगा, ये दो बहुत पूछे जाते हैं। अब देखते हैं मितव्यय का विलोम शब्द क्या होता है। तो मितव्यय का विलोम शब्द होता है, मितव्यय देखिए किसे बोला जाता है, मितव्ययी व्यक्ति वो होता है जो बहुत सोच समझकर धन खर्च करता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, अपव्ययी, जो बिल्कुल बेकार में ही फालतू धन खर्च करता है, यानी अपव्यय। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है, तो इसमें अंत आपका मूल शब्द है और उपसर्ग इसमें कौन सा लगा है, अति। ठीक है, अति। आगे चलते हैं। तो सॉरी, माफ कीजिए, माफ कीजिए। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, अति, अति प्लस अंत, अत्यंत, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल जो अति उपसर्ग से बनते हैं, अतिक्रमण है, अतिरिक्त है, अतिरेक है, अतिशय है, ये सभी अति से बनने वाले अन्य उपसर्ग शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, तो हमने कल भी देखा था, लोटा वगैरह जो होता है सभी देशज शब्द है। मैंने आपको बताया था जिनकी शब्दों की उत्पत्ति का हमें कोई ज्ञान नहीं है और जो स्थानीय लोगों द्वारा ऐसे ही उनकी भाषाओं में यूज करने लग गए हैं, उसे हम देशज शब्द बोलते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो कटोरा शब्द है, ऑप्शन डी, ये आपका देशज शब्द का उदाहरण है। अगर बात करें और कुछ देशज शब्दों की, तो तेंदुआ, चिड़िया, ये खखरा, ठेठ, ठुमरी, चसक, ये सभी आदि देशज शब्द है। अगर बात करें आपके गोबर की, घोड़े का और हल्दी का, तो ये सारे आपके तद्भव शब्द हैं। अगर बात करें घोड़े का तत्सम क्या होगा, तो होगा घोटक, हल्दी का तत्सम क्या होगा, हरिद्रा, और गोबर का तत्सम क्या होगा, गोमय। ठीक है, आगे, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है, तो अंगोछा एक तद्भव शब्द है, इसका क्या होता है, अंग प्रोछा, ऑप्शन ए। ठीक है, अंग प्रोछा। और अगर बात करें, एक और बहुत पूछता है, अग्निष्ठिका बहुत आता है। ठीक है, अंगीठी का क्या होता है, अग्निष्ठिका, याद रखिएगा, अंगीठी का बार बार पूछता रहता है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा, अग्निष्ठिका। उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है, तो यहां पर आपकी तुलना की बात की जा रही है। इसमें उससे की तुलना आपसे की गई है, जहां पर आपका तुलना का भाव होता है वहां पर क्या होगा आपका, वहां पर अपादान कारक आपका होता है। ऑप्शन बी हमारा यहां पर ठीक होगा। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है, तो देखिए अल्प वृष्टि इसके लिए यूज किया जाता है जब बहुत कम बरसात होती है, अतिवृष्टि जब बहुत ज्यादा बरसात होती है, वृष्टि का मतलब सिंपल बारिश होता है, और अनावृष्टि बिल्कुल भी बारिश ना होना, इसके लिए अनावृष्टि यूज किया जाता है। अगला देखते हैं, 14वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो देखेंगे जो बनावट शब्द है ये आपका पुल्लिंग नहीं है। आपने देखा होगा जैसे इस घर की बनावट कितनी सुंदर है, तो ये स्त्रीलिंग के सेंस में ज्यादा यूज किया जाता है। बाकी छाता, सूर्य और अमरूद ये सभी पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है, तो पहली क्रिया बोली जाती है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी। ठीक है, क्रिया के मैंने आपको कर्म के आधार पर भेद भी बताए थे। हमने क्या पढ़े थे कल, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो वो वाला वीडियो आप मेरा कल वाला देख लीजिए। देखिए हिंदी की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है सामान्य हिंदी, उसमें जितने प्रश्न है प्लीज आप उनको जरूर कीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, देखिए अगला ही प्रश्न आपसे पूछ लिया। सकर्मक क्रिया की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, तो जिस क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर पूछा है आपसे सकर्मक क्रिया, जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था, मंजुल आम खा रहा है, तो यहाँ पर खा रहा है क्या है, ये क्रिया है, और इसके व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, यानी आम पर पड़ रहा है। आप आम खा रहे हो, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें 16वें का, तो यहां पर आपका सबसे बेहतर ऑप्शन सकर्मक क्रिया का क्या होगा, तो ये ऑप्शन होगा आपका, उसने कार बेच दी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो बेचना यहां पर आपका क्रिया हो गई, और बेचने का फर्क आपका कार पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो इसका क्या होगा यहां पर सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन आ रहा, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। अब देखिए कोई क्या है, हमें पता नहीं कौन आ रहा है। अगर आपका चाचा ताऊ कोई रिश्ता बताया होता तो हमें फिर भी पता होता, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं पता कि कौन आ रहा है, तो यहाँ पर किस तरीके का सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। अगला देखते हैं, और देखिए मैंने आपको सर्वनाम के टोटल भेद बता दिए थे। सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर एक बार और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। टोटल 6 आपके सर्वनाम होते हैं, ये जरूर आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो संज्ञा के भी हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं। संज्ञा और सर्वनाम मैंने आपको एक वीडियो में कराया था, क्रिया और विशेषण हमने एक वीडियो में कवर किए थे। तो इसमें से अगर आपसे पूछे भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, तो देखिए जो लता शब्द है, लता कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर आप देखेंगे कटुता, तो जैसे बहुत कटु हमारे बीच में संबंध है। समता आपका समानता से बनता है। ममता एक तरह से ये भी एक भाव होता है। तो आपका इसमें लता जो है कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो देखिए राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है। कोमलांगिनी, इसको भी रट के जाइएगा, ठीक है, ये यूपी पीसीएस में भी आ चुका है, आरओ यारो में भी आ चुका है। कोमलांगिनी कोई शब्द नहीं होता, कोमलांगी शब्द होता है, याद रखिएगा, कोमलांगी। अक्षौहिणी बिल्कुल ठीक शब्द लिखा हुआ है। निरोग नहीं होता, निरोग होता है। ये भी हमने वर्तनी में मैंने आपको करा दिया है। ना पे बड़ी ई की मात्रा आती है, निरोग, याद रखिएगा। राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है। अगला तो सिंपल प्रश्न है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है। ये तो सिंपल ही प्रश्न है। अगला देखते हैं। मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो अगर बात करें मैला आंचल की, तो ये एक उपन्यास है, ऑप्शन सी। और किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। अगर फणीश्वर नाथ रेणु जी की अन्य रचनाओं की बात करें तो परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे और इनकी आदि अन्य किताबें हैं। अगला देखते हैं। अब हमारा अपठित गद्यांश आ गया है, वो देखते हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि हम अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनको उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई और ध्येय ही नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहां पर होता। तो ये एक निंदा से संबंधित और ईर्ष्या वगैरह से संबंधित ये एक गद्यांश है। अब देखते हैं ईर्ष्या का काम क्या है। तो अगर आप सिंपल डेफिनेशन पहला थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहले ही आपको उसमें क्या लिखा था लान में, ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? 22वें का ऑप्शन सी सबसे पहले सही होगा, क्योंकि इसमें लिखा भी है वह सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में वो जन्म लेती है। अगला देखते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो यहां पर अगर आप देखेंगे ध्येय का, मानो एक एक कांड को इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई और ध्येय ही नहीं हो, मतलब कोई लक्ष्य ही नहीं हो। तो 23वें का यहां पर क्या होगा? लक्ष्य, ऑप्शन ए। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? अगर आप देखेंगे तो ईर्ष्यालु व्यक्तियों की इसमें खिल्ली उड़ाई गई है, ठीक है, खिल्ली इसमें उड़ाई गई है। अगला देखते हैं। आंख का, सॉरी, हाँ ठीक है, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो देखिए जो मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति होता है, ये सारे मैंने आपको अपने मुहावरे वाले सेट में करा दिए हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं प्लीज आप इसके साथ साथ हिंदी का भी डेली 1-2 वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति के लिए आपका ये यूज किया जाता है, आंख का अंधा घाट का पूरा। अगला, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। तो ठीक है, इसमें देखिए सारंग का कई बार आपका यूज हुआ है, लेकिन यहां पर देखिए इसमें होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। आपसे अलंकार पूछा है, जब आपका एक ही शब्द कई कई बार आए, ठीक है, एक ही शब्द की आवर्ती, जैसे इसमें सारंग 2 से 3 बार आया है, लेकिन हर बार उसका जो मीनिंग हो वो अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो आपने पढ़ा था क्या, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें वाला जो एग्जाम्पल है, उसमें क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। बाकी हमने कुछ 2 प्रैक्टिस सेट है उसमें भी एग्जाम्पल की है, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा, क्योंकि एक ही शब्द बार बार यूज हुआ है, लेकिन हर बार उसका शब्द का अर्थ अलग है। अगला देखते हैं। निम्न में से करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो कल मैंने आपको सारे रसों के स्थायी भाव बता दिए थे, इसलिए मैं कह रहा हूं देखिए जो आपको
लगातार मेरा वीडियोस देख रहे होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखिए अगर हम करुण रस की बात करें तो स्थायी भाव क्या होता है, सिंपल है, शोक उसका स्थायी भाव होता है। अगर बात करें ऑप्शन ए, रति किसका स्थायी भाव होता है, तो रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। बात करें निर्वेद की, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव होता है। और उत्साह, ये तो सिंपल पता ही होगा आपको, वीर रस का स्थायी भाव होता है। अगला देखते हैं, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ठीक है, ये तो यही गलत हो गया आपका। इसके बाद सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो आपसे अशुद्ध पूछा है, पहला ही आपका अशुद्ध है, हर एक खिलाड़ी मैदान पर पहुंच गया, ये यहां पर सही होना चाहिए। राज दरबार में कौन सा समास है, ये तो मैंने आपके अपने कम्युनिटी पोस्ट में ही डाला था, अगर आपने देखा होगा। राज दरबार मतलब राजा का दरबार, तो यहाँ पर जहां पर कारक चिन्ह का लोप होता है वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बेहतर ऑप्शन होगा। बाकी सब आपको पता ही है, अव्ययी भाव समास जिसमें पूर्व पद आपका प्रधान होता है, जैसे आमरण वगैरह होता है, ठीक है, यथा संभव, यथा शक्ति, इन सभी में अव्ययी भाव समास होता है। द्वंद्व समास ज्यादातर जो योजक चिन्ह से जुड़े होंगे, माता पिता, इस तरीके में आपको द्वंद्व समास मिलेगा। द्विगु समास जिसका पूर्व पद आपका संख्यावाची होता है, जैसे अष्टाध्यायी, ठीक है, पंचवटी, ये सभी में आपको द्विगु समास मिलेगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं, उसे अजात शत्रु कहते हैं। इसमें एक शब्द और बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला आजानुबाहु। आजानुबाहु उसके लिए बोला जाता है जिसके हाथ बहुत लंबे होते हैं, या एक जो प्रॉपर इसके लिए शब्द है वो है जिसकी बाहें घुटनों तक पहुंचती हों, उसके लिए एक शब्द है आजानुबाहु, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्न आप देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, मैं आपको नीचे इसके आंसर दे दूंगा, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम 46 प्रश्न पे चलेंगे सीधे, जो हमारा जीके या सामान्य जानकारी का प्रश्न है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसके आंसर नीचे डाल दूंगा ताकि आप अपने आंसर चेक कर पाए। अब बात करते हैं यहाँ से सामान्य जानकारी, 46वां प्रश्न, अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है। तो सिंपल प्रश्न है भी, अथर्ववेद में टोटल आपके 20 खंड हैं, टोटल हमारे 4 वेद हैं, आप सभी को पता ही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो ठीक है। बात करें सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद है, और ऋग्वेद आपका पूर्व वैदिक एज से संबंधित है। उपनिषद जो हमारे हैं वो सबसे लास्ट में लिखे गए हैं, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। तो अथर्ववेद में आपके 20 खंड हैं टोटल, लगभग इसमें 731 सूत्र हैं और आपका 600 ऋचाएं हैं। बात करें जो आयुर्वेद है हमारा, आयुर्वेद अथर्ववेद का ही एक उपवेद माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और आयुर्वेद आपको पता है मेडिसिन वगैरह से या चिकित्सा से थोड़ा सा संबंधित है, तो वो अथर्ववेद का ही भाग माना जाता है। बात करें, देखिए वेद का प्रश्न है तो ऋग्वेद से हमारे प्रश्न बहुत बनते हैं, इसलिए ऋग्वेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिए जो नाम है आपका ऋग, तो ऋग जो शब्द है वो संस्कृत से निकला हुआ एक रूट है या मूल है, उसका अर्थ होता है प्रेज करना या प्रशंसा करना। तो इसमें आपको पता है देवी देवताओं को मंत्र लिखे गए हैं, उनके लिए मंत्रोच्चारण किया जाता है, यानी उनकी प्रशंसा इसमें की जाती है ताकि वो लोग हमारे मंत्रोच्चारण से खुश हों और हमारे ऊपर वो अपनी कृपा बरसाएं, मतलब उस समय की एज की मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। अब बात करें इसमें, ऋग्वेद में टोटल आपके 10 भाग हैं जिन्हें 10 मंडल बोला जाता है। इसमें देखिए ऐसा नहीं है जो पहला मंडल है सबसे पुराना है, जो दूसरे से लेकर 7वां मंडल है वो सबसे पुराना माना जाता है, और ये माना जाता है कि ये अलग अलग ऋषियों से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें सबसे नए मंडल कौन से हैं, तो सबसे नए मंडल है इसमें पहला और 10वां। अब बात करते हैं गायत्री मंत्र कौन से मंडल में आता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो गायत्री मंत्र तीसरे मंडल का भाग है, और किसने इसको लिखा है, तो ये ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है गायत्री मंत्र, और ये सन गॉड सावित्री जी को समर्पित है। बात करें सोम, आपने देखा होगा सोम रस वगैरह, या सोम भगवान जो है जिसको वनस्पति का राजा या लॉर्ड ऑफ प्लांट्स बोला जाता है, उसका जिक्र कौन से मंडल में है, उनका जिक्र 9वें मंडल में है। और एक सबसे ज्यादा जो रिपीटेड प्रश्न इससे बनता है वो है पुरुष सूक्त, जहां पर हमें सबसे पहले वर्ण सिस्टम का, जो हमारा 4 वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इसका सबसे पहले जिक्र हमें कहाँ मिलता है, तो पुरुष सूक्त में हमें सबसे पहले इसका जिक्र मिलता है, जो 10वें मंडल का भाग है, ठीक है। फिर बता रहा हूं, सोम वाला 9वां मंडल में है, और जो पुरुष सूक्त है जिसमें वर्ण सिस्टम का हमें जानकारी मिलती है वो 10वें मंडल का भाग है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसी तरह देखिए एक बार और पूछ लिया था, जैसे भारत में ऋग्वेद है, हिंदुस्तान में ऋग्वेद है, उसी तरह इसका इससे मिलता जुलता एक ईरान का ग्रंथ है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है अवेस्टा, ठीक है, अवेस्टा, AVESTA, अवेस्टा ग्रंथ, ठीक है, वो ईरानियन भाषा में लिखा गया है।
तो यही आपके सारे इससे संबंधित फैक्ट्स हैं। एक और पूछता है सामवेद से प्रश्न, क्या पूछता है आपका, सामवेद से ये पूछता है कि भारतीय जो म्यूजिक है, भारतीय जो संगीत है, उसका ओरिजिन कौन से वेद से माना जाता है, तो उसका ओरिजिन सामवेद से माना जाता है, कि भारतीय म्यूजिक का ओरिजिन सामवेद से है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में देखिए एक चीज और पूछता है कि सबसे ज्यादा जो मंत्र है वो किसको समर्पित है, तो सबसे ज्यादा मंत्र जो है वो इंद्र भगवान को समर्पित है, लगभग 250। उसके बाद अग्नि का नंबर आता है, अग्नि जी को लगभग 200 मंत्र उसमें समर्पित है। तो ये आपका पूरा ऋग्वेद का एक पूरा इतिहास मैंने आपको बता दिया। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध जीवन के जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है, निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है, तो देखिए रायगढ़ उसमें से कोई स्थान एक नहीं है। लुम्बिनी आपको पता ही है, यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है। अशोक जी भी यहाँ पर गए थे और अशोक ने इसके पास ही रुमिनदेई में एक पिलर का उत्कीर्ण भी, एक पिलर अशोक ने यहाँ पर करवाया था, जहां पर उन्होंने टैक्स को थोड़ा सा कम करने की बात की थी। सारनाथ आप सभी को पता ही है, फेमस ही है, क्यों, क्योंकि सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था 5 अपने शिष्य को। बोध गया क्यों फेमस है, क्योंकि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे और निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, तो बाकी 3 तो आपके ये हो गए, लेकिन देखिए टोटल 8 प्लेस की बात की गई है। मैं आपको सबके नाम बता देता हूँ। लुम्बिनी है, गया है, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, राजगृह और वैशाली, ये सारे आपके 8 प्लेस हैं जिसको अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। रायगढ़ इसमें से एक नहीं है। कुशीनगर की बात हमने कल भी की थी। कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। वो मल्ल महाजनपद में स्थित था और कुशीनगर में ही वहां पर उनकी बॉडी के अवशेष भी रखे हुए हैं। कौन से स्तूप के अंदर, रामभर स्तूप के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात इसकी मृत्यु 1605 में हुई और उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। तो सिकंदरा से ही आप बता सकते हैं किसकी बात हो रही है, अकबर की बात हो रही है। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया है। और इसके अलावा बनाई गई कुछ और इमारतों में से फतेहपुर सीकरी वगैरह में जो आगरा फोर्ट है वो इन्होंने बनवाया था। इसके अलावा बुलंद दरवाजा जो इन्होंने अपनी गुजरात की फतेह को याद करने के लिए बनवाया था, उसकी याद में, तो ये भी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था, तो खिलाफत आंदोलन का संबंध था तुर्की से। देखिए क्या हुआ था, जब 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध होता है, उस समय जो खलीफा होता है वो तुर्की वगैरह के आसपास के क्षेत्रों में उनका काफी ज्यादा नाम होता है। अंग्रेजों ने कहा था कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा तो हम कोई ज्यादा इसमें इनके स्टेटस में कोई हम बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन जब उसके बाद सर्व्स की संधि होती है, ठीक है, एक ट्रीटी ऑफ सर्व्स होती है, उसमें अंग्रेज अपनी बात से मुकर जाते हैं और जो इसका स्टेटस होता है वो धीरे धीरे खलीफा का वो खत्म होने लग जाता है। और आपको पता है जो दुनिया भर के मुस्लिम हैं वो खलीफा वगैरह को काफी ज्यादा मानते हैं, कैलिफ को काफी ज्यादा मानते हैं। तो इसी को इनका स्टेटस को, इनके पद को बचाने के लिए, उसको रीस्टोर करने के लिए आपका खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। और भारत में भी इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रूप में देखा गया था। तो इसका देखिए सिंपल एक लाइन में अगर मतलब है, टू रिस्टोर द लूजिंग स्टेटस ऑफ कैलिफ, यानी खलीफा के गिरते स्तर को बचाने के लिए आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था। भारत में भी हुआ था, वैसे मेन जो उसका एरिया था वो तुर्की था। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एकमात्र अंतरराष्ट्रीय देश से अपनी सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। इसका मैं आपको बाकायदा मैप दिखाऊंगा, तब हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो बात करें अगर नेपाल की, तो नेपाल असम के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, पहली बात। अब हम देखेंगे नेपाल किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो इसका पूरा मैप में देखते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर, ये है हमारा नेपाल। ठीक है, पहला यह राज्य आपका कौन सा, ये उत्तराखंड हो गया, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया। यहाँ पर देखेंगे फिर नीचे से पूरा क्या आ रहा है आपका, ये आपका है पश्चिम बंगाल, और ये हमारा राज्य है सिक्किम। तो देखेंगे असम जो है आपका, असम नेपाल से सीमा साझा अपनी नहीं करता। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो पहला फैक्ट मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ लगभग 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर बात करें राज्य कौन कौन से हैं, तो टोटल 7 जिले, माफ कीजिए राज्य बोल दिया मैंने, टोटल 7 जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल से सीमा साझा करते हैं। मैं आपको वो भी पूरा मैप दिखा देता हूं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर मैप देखेंगे, ये आपका नेपाल है। तो यहां से हम शुरू करते हैं, आप इसको इसी ऑर्डर में याद कीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पहला है आपका पीलीभीत, फिर है आपका लखीमपुर खीरी, फिर आता है बहराइच, फिर आता है श्रावस्ती, फिर आता है बलरामपुर, फिर आता है ये नीचे आप देखेंगे सिद्धार्थनगर, और लास्ट हमारा आता है महाराजगंज। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। लगभग 579 किलोमीटर की सीमा हम नेपाल से लगाते हैं।
तो फिर से बता रहा हूँ, पश्चिम से पूर्व की तरफ पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, तो आई होप आपको ये इस तरीके से मैप लगाना ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लगा हो। आगे चलते हैं। अगला, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो जब मैंने कल आपको कॉफी के बारे में बताया था तो मैंने अरकू वैली के बारे में बताया था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास ये स्थित है। ठीक है, विशाखापट्टनम। और इसे देखिए आंध्र प्रदेश का ऊटी भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत फेमस वहां का हिल स्टेशन भी है। यहाँ पर उगाए जाने वाली अरेबिका कॉफी को, कॉफी की दो किस्में होती हैं, अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका कॉफी को जीआई टैग दिया जा चुका है आंध्र प्रदेश का, तो इसको याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश अभी थोड़ा सा एक वजह से और चर्चा में था, बता देता हूं क्यों, करंट अफेयर्स का लिंक कर बता रहा हूं। अभी अमित शाह जी ने आंध्र प्रदेश में भगवान राम की लगभग 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर? मंत्रालयम गांव है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। ठीक है, फिर बता देता हूं, अमित शाह ने अभी भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के मंत्रालयम गांव में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और कोच्चि, कोच्चि क्यों चर्चा में था? अभी कोच्चि में भारत और अमेरिका के बीच अभी एक नौसैनिक अभ्यास हुआ था, उसका नाम था साल्वेक्स। ठीक है, साल्वेक्स आपके केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया है। तो यही आपके सब चर्चा में थे, मैंने बता दिया। और विशाखापट्टनम एक वजह से और अभी करंट अफेयर्स में चर्चा में था, क्यों? यहाँ पर जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी जिमेक्स, जापान भारत नौसैनिक अभ्यास अभी विशाखापट्टनम में ही आयोजित किया गया है जुलाई में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरी नाग के झरने से निकलती है? तो जहां आपने वेरी नाग पढ़ा, ऑप्शन सीधे क्या है? झेलम। तो क्योंकि झेलम नदी आपकी वेरी नाग से ही निकलती है। बात करें अगर श्रीनगर जो है, तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे ही बसा हुआ है, याद रखिएगा। श्रीनगर अभी चर्चा में क्यों था? श्रीनगर अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर अमित शाह ने बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है, एक कारण से ये। और अमेजॉन इंडिया, अमेजॉन भारत में अपना पहला तैरता हुआ स्टोर डल झील में बनाएगा, इस वजह से थोड़ा सा श्रीनगर फेमस है, अभी चर्चा में था। इसके अलावा अगर बात करें झेलम नदी के बारे में तो कुछ और अगर फैक्ट देखें तो हाँ, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये चिनाब नदी की सहायक नदी है। एक फैक्ट इसमें ये भी याद रखिएगा, वेरीनाग से निकलती है। आगे चलते हैं। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो इसे काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है और इसे रेगुर मिट्टी बोला जाता है महाराष्ट्र में, रेगुर मिट्टी। ठीक है, क्योंकि ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कुछ इसकी और उसकी बात करें विशेषताओं की, तो ये बसाल्टिक लावा से बनी हुई है और जो दक्कन का पठार है, हमारा दक्षिण का पठार है, वहां पर ये बहुत ज्यादा मिलती हैं। इसके अलावा देखिए बात करें इसमें हमें किसकी अधिकता और किसकी कमी मिलती है, तो इसमें देखिए आपको आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लाइम, ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। इसमें कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ऑर्गेनिक मैटर की या जीवांश की इसमें कमी होती है, तो ये याद रखिएगा। अगला, बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी या हेड गियर है? तो अरुणाचल प्रदेश के लोग इसे काफी पहनते हैं, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? तो अनुच्छेद 60 इससे संबंधित है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 60 के तहत ये कहा जाता है जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर चयनित हुआ है उसे जो शपथ दिलाएगा, कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, सॉरी सीनियर मोस्ट जज होगा या वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो इनको शपथ दिलाएगा। अगर बात करें महाभियोग की, तो महाभियोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है राष्ट्रपति से? अनुच्छेद 61 इनसे संबंधित है। अनुच्छेद 72 बहुत पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की माफी की शक्तियों से या पार्डनिंग पावर्स, जो आपने देखा होगा कि सजा माफ कर देते हैं राष्ट्रपति, वो अनुच्छेद 72 में है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें अनुच्छेद 54 की और अनुच्छेद 55 की, तो ये दो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरीके से होगा ये आपको अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में बताया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55, बाकी दो आर्टिकल मैंने आपको बता ही दिए। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग से, और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा जो उनकी माफी की शक्तियां हैं उससे संबंधित है। आगे चलते हैं।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है और हमारे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। दो अधिकार आते हैं इसके अंदर, 23 और 24। एक तो फोर्स लेबर वगैरह की बंधुआ मजदूरी वगैरह आप नहीं करा सकते, वो अनुच्छेद 23 में आता है। और 24 में ये कहा गया है कि 14 साल से जो कम की उम्र के बच्चे हैं उनको हैजार्डस इंडस्ट्रीज या जो हानिकारक इंडस्ट्रीज हैं वहां पर आप इनको रोजगार नहीं दे सकते। तो ये आपके किस में आते हैं? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार 23 और 24 में आते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल से कहां तक है, तो फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। कौन सा और बहुत पूछा जाता है? अनुच्छेद 32 बहुत पूछा जाता है। क्या है वो? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकार है? तो जी, शुरू में जब संविधान बना था तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और अब ये अनुच्छेद 300 का या 301 के तहत एक लीगल राइट है या वैधानिक अधिकार है। बात करें ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इससे भी प्रश्न बहुत बनते हैं। ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। इसको हमने कहां से लिया है? तो इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। बात करें इसमें कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगातार अभी चर्चा में भी है, अनुच्छेद 44, वो किससे संबंधित है? यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है? वो है गोवा। वर्तमान में कौन सा स्टेट संभावित है जो शायद समान नागरिक संहिता को लागू कर दे? तो वो है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की समिति में की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जो इस पर स्टडी कर रही है बहुत डिटेल्ड वे में। तो हो सकता है उत्तराखंड यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाए भविष्य में। ठीक है, तो यही इससे संबंधित फैक्ट्स हैं। इसके अलावा हाँ, एक और बहुत पूछा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत या ग्राम पंचायतों का गठन कौन सी नीति निर्देशक सिद्धांत में है? तो यह है अनुच्छेद 40 में, जो कि गांधीवाद सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात अनुबंध के बारे में बताता है? तो आपात के बारे में बताता है हमें पार्ट 18। ठीक है, भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है। ठीक है, 3 तरह के मैंने आपको इमरजेंसी प्रोविजन बता दिए थे। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाती है। अनुच्छेद 356 में स्टेट इमरजेंसी या फिर राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है उस केस में गवर्नर एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजता है, उसके बाद वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। बात करते हैं 360 की, तो 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। अभी तक भारत के इतिहास में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, तो अनुच्छेद 18 में यह बात की जाती है। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, भाग 12 पहला ऑप्शन जो है, भाग 12 में आपके फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की बात की जाती है। भाग करें भाग 9 में, तो भाग 9 तो बहुत ही सिंपल है। भाग 9 किससे जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन से सन 1992 में जोड़ा गया है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई है जिसमें 29 सब्जेक्ट हैं। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा चुका है कि कितने भाग हैं 11वीं अनुसूची में, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। इसके अलावा बात करें जो म्यूनिसिपालिटीज है वो कौन से भाग में है? वो भाग 9 का में है या भाग 9th ए में है। और उसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? उसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। उसमें टोटल कितने विषय हैं? उसमें टोटल 18 विषय हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां पर पंचायत बनी थी आपकी? वो बनी थी राजस्थान के नागौर में। म्यूनिसिपैलिटी सबसे पहले भारत में कहाँ बनी है? मद्रास में। आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर हाँ भाग 15वें की बात करें तो भाग 15वें में किसकी बात की जाती है? इसमें बात की जाती है इलेक्शन की। तो इलेक्शन से संबंधित 3 आर्टिकल आप जरूर याद कीजिए मेरे मानने से। अनुच्छेद 324 जिसमें इलेक्शन कमीशन की बात की जाती है, अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 बता देता हूं दोनों को। तो अनुच्छेद 325 क्या कहता है आपका? वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, लिंग, धर्म के आधार पर इलेक्टोरल रोल में या जो आपकी चुनाव की सूची होती है उसमें शामिल होने से मना नहीं किया जाएगा। बात करते हैं किसके बारे में? 326 के बारे में। तो 326 हमारा संबंधित है वयस्क मताधिकार से या यूएएफ यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी 18 साल से जितने भी ऊपर के हमारे यहाँ लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, पहले देखिए ये 21 साल तक था, लेकिन बाद में इसको 61वें संविधान संशोधन से सन 1989 में घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। ठीक है, तो एक फैक्ट आपको यहां से और क्या पता लगा? कौन से संशोधन के द्वारा जो वोट देने की उम्र थी उसको घटाकर 21 से 18 साल कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन सन 1988 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
मूल्य ह्रास किसके मूल्य की हानि है? तो मूल्य ह्रास आपका वैल्यू डेप्रिसिएशन यहाँ पर पूछ रहा है, तो मशीनरी वगैरह से संबंधित ये हानि है। मान लीजिए आपने किसी मशीन को 5,000 रुपए में खरीदा, लेकिन जब आपकी वो काम करती रहती है उसमें वियर एंड टीयर होता है, वो खराब भी होती है, तो उसको मूल्य ह्रास बोला जाता है कि उसकी वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट हो रही है समय के साथ साथ, क्योंकि उसके मेंटेनेंस में भी पैसा खर्च होता है। रोल इन शब्द किसमें प्रयोग होता है? तो रोल इन शब्द आपका हॉकी से संबंधित है, ठीक है, हॉकी, ऑप्शन बी। इसके अलावा हॉकी से संबंधित कुछ और क्या है? हॉकी में स्कूप मारा जाता है, अंडरटेकिंग है, बुली है, हाफ वॉली है, पुश है, इन है, पुल बैक, ये सभी आपके हॉकी से संबंधित कुछ टर्म्स हैं। यूनान की राजधानी क्या है? तो सिंपल है, यूनान की राजधानी है एथेंस। ब्यूनोस आयर्स कहाँ की राजधानी है? ये अर्जेंटीना की राजधानी है। स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है? ये स्वीडन की राजधानी है। और बर्न तो फेमस है, ये स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। आगे चलते हैं। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अगर बात करें 2022 के सरस्वती सम्मान की, तो एक तमिल लेखिका है शिवा शंकरी जी, ठीक है, इनको इनकी एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, सूर्यवंशम, उसके लिए 2022 का सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो सबसे पहले तो बात करते हैं कौन इसको जारी करता है। यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है, SDSN। और इसमें भारत की इस बार रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है 126। बात करें दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है जिसकी रैंक 1 है? वो है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। बात करें अगर सबसे खराब इसमें रैंक किसकी है या सबसे दुखी देश कौन सा है, तो वो है अफगानिस्तान। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। आपका जो यूनाइटेड नेशंस का हैप्पीनेस डे वो कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय हैप्पीनेस डे वो 20 मार्च को मनाया जाता है, और ज्यादातर 20 मार्च को ही इस इंडेक्स को हर साल जारी किया जाता है 2016 से। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने संबंधों के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया? तो ये जारी किया है आपके लग्जमबर्ग ने। ठीक है, लग्जमबर्ग एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से ये अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यूरोप में स्थित है। तो अगर आप यहाँ पर मैप देखेंगे तो ये है, देखिए आपका ये है लग्जमबर्ग। ठीक है, यहाँ पर इसके एक तरफ देखिए जर्मनी है, एक तरफ बेल्जियम है, ये छोटा सा बस देश आपको दिख रहा होगा, ये आपका लग्जमबर्ग है। इधर फ्रांस है। तो तीन तरफ से आपका ये अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम से। तो ये एक लैंड लॉक्ड देश है, यानी चारों तरफ से अलग अलग देशों से ये घिरा हुआ है। आगे चलते हैं। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई है। ये मुख्य रूप से देखिए टेलीमेडिसिन से संबंधित है। टेलीमेडिसिन मतलब आप फोन वगैरह पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मेरे जानवर की थोड़ी तबीयत खराब है, उससे आपको वो घर पे आकर दवाइयां वगैरह या फैसिलिटीज जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आपके घर पर आकर आपको देंगे। अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहां से की गई? तो तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की गई, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो युगांडा गए थे, और युगांडा की जो राजधानी है कंपाला, वहां से इन्होंने इसका अनावरण किया था, युगांडा की राजधानी कंपाला से। अब देखते हैं कंप्यूटर। कैड और कैम दोनों के नाम भी याद रखिएगा। कैड होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा, ये आपके डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसमें किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो प्लॉटर इसमें यूज होता है। प्लॉटर आपका ओ होगा यहाँ पर, प्लॉटर। इसमें देखिए बड़े बड़े जो डिजाइन वगैरह होते हैं उसको आपका प्रिंट वगैरह किया जाता है, प्लॉट किया जाता है। प्रिंटर की तरह ही आप एक डिवाइस से मान सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपके डिजिटल और एनालॉग दोनों तरीके के कंप्यूटर्स के फीचर्स होते हैं। बुद्धिमान एजेंट डैश के माध्यम से महसूस करते हैं और डैश के माध्यम से कार्यवाही करते हैं। तो बुद्धिमान यानी आपके जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कंप्यूटर होते हैं वो किसके हेल्प से आपका ज्यादातर सारा काम करते हैं? तो वो सेंसर्स के माध्यम से चीज़ों को महसूस करते हैं। मान लीजिए आप, अगर मैं बताऊं, जैसे ऑटोमेटिक आपके व्हीकल होते हैं, तो ऑटोमेटिक व्हीकल में क्या होता है, मान लीजिए कोई स्पीड ब्रेकर आया, तो स्पीड ब्रेकर सेंस कर लेगा सेंसर के माध्यम से कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर आया है, तो गाड़ी को मुझे हल्का करना है। और जो गाड़ी को हल्का करने का प्रोसेस करेगा या जो इस प्रोसेस को एक्चुएट करेगा वो करेगा एक्चुएटर। तो आपका क्या हो गया, सेंसर्स और एक्चुएटर इसका सही आंसर हो गया। स्पीड ब्रेकर वाला सबसे सिंपल इसका एग्जाम्पल है। विच इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ लिस्प? देखिए एसएससी का रिपीटेड प्रश्न है। LIS क्या होता है आपका? लिस्ट, और P का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग।
तो लिस्ट प्रोसेसिंग, इसका मैंने आपको बताया भी था, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत यूज होता है। और किसने इसका विकास किया था? 1959 में जॉन मैकॉर्थी ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, जॉन मैकॉर्थी। आगे चलते हैं। मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। तो किस तरीके की आपकी बात इसमें हो रही है? फ्लैश ड्राइव, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क या क्लाउड बेस्ड? तो देखिए जो क्लाउड बेस्ड होते हैं, ठीक है, क्लाउड बेस्ड, ठीक है, आप क्लाउड पर अपना डेटा वगैरह सेव कर सकते हैं और कहीं से भी बाद में उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी के लिए देखिए आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह के प्लेटफॉर्म्स बहुत चर्चा में रहते हैं। इसके लिए बड़े बड़े सर्वर्स की आपको आवश्यकता होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा इसमें स्टोर करना पड़ता है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड, देखिए अगला ही प्रश्न आपसे पूछ लिया। अगर बात करें देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग की बात, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इसको बोला जाता है SaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS। तो ये तीनों सुविधाएं आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा दी जाती है, लेकिन अलॉटमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का कार्य नहीं है। तो देखिए अगर आपसे पूछे SaaS, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस याद रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को IaaS लिखा जाता है। हो सकता है आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, तो इनको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी PIN इज एन एक्रोनिम ऑफ, तो PIN किसके लिए संक्षिप्त रूप है? तो ये है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग से संबंधित 3 टर्म और है, तीनों बता देता हूं। एक आता है आपका IFSC कोड, आपने सुना होगा। IFSC कोड की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बात करें RTGS की, RTGS करते हैं आप पैसा जो भेजते हैं, उसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बात करें NEFT की, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT। इसके अलावा एक चेक्स वगैरह पर आपने देखा होगा, जो बैंकों के चेक होते हैं उस पर MICR कोड लिखा रहता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR कोड। MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये चारों फॉर्म आप याद रखिएगा। ई गवर्नेंस, मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब क्या है आपका? इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये है आपका इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। 74वां देखते हैं। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? तो कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस एंटर कर आप ये कर सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? तो किस तरीके, जब हम प्रिंट वगैरह करते हैं तो किस तरीके में आपको दिखाई देगा? तो जो ड्राफ्ट व्यू होता है, ठीक है, उसमें आपको इस तरीके से ये पूरा प्रिंट लेआउट दिखाई देगा, ऑप्शन बी। 76 देखते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यता इसको सम्मिलित नहीं करते हैं। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यता किसको? वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं आता इसमें। बाकी देखिए साउंड, इमेजेस, वीडियो सीक्वेंस, ये सभी आपके मल्टीमीडिया वगैरह में काउंट होते हैं। अगला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, कि कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग आपका किया जाएगा? तो 77 की अगर बात करें तो इसका होगा ऑटोफिल। ठीक है, ऑटोफिल। ऑटोफिल आप जब किसी किसी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं, आपने देखा होगा, आप केवल अपना नाम डालते हैं तो सारी डिटेल्स आपकी वो ऑलरेडी वहां पर सेव रखता है, तो उसे भी ऑटोफिल बोला जाता है। आइडेंटिफाई द एक्सटेंशन ऑफ अ ग्राफिक्स फाइल, तो देखिए जो .jpg होता है और .jpeg, ठीक है, JPEG की फुल फॉर्म पूछी जाती रहती है, याद रखिएगा। JPEG की फुल फॉर्म क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, याद रखिए, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। अगला, फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा अलग है? तो लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 98 ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन C++ आपकी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो यही आपका इसमें सही उत्तर होगा। प्रोसेस्ड डेटा को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रोसेस डेटा बोली जाती है आपकी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी। तो प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन के रूप में जानी जाती है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी द्वारा की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान सन 1921 में। बाद में इसका नाम बदलकर 1995 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। आगे चलते हैं। 2001 की
तो 2001 तो मत ही पढ़िए, 2011 ही पढ़िएगा, कोई मतलब नहीं है 2001 का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो हमने कल ये बात कर ली थी, सबसे ज्यादा वैसे है किसमें? गाजियाबाद में। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन में से, अगर आपको सही बताना हो तो गाजियाबाद के बाद नंबर आता है वाराणसी का। टॉप के 3 मैं आपको बता देता हूँ, गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। ठीक है, 2011 के हिसाब से याद रखिएगा। गाजियाबाद ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड हाईएस्ट है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में डैश हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। तो जो माताएं हमारी बहनें हैं उसमें कुपोषण की जो दिक्कत है उसको दूर करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी बात करें अगर, ये इसमें देखिए होता क्या है पूरा, इसमें जो दो आपके, जहां तक मुझे 2 वर्ष के बच्चों तक, हाँ 2 वर्ष के जितने आपके बच्चे होंगे उसको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि उनका जो न्यूट्रिशन है वो मेंटेन रहे। प्रदेश में राज्य पोषण मिशन किससे संबंधित है? तो प्रदेश में राज्य पोषण मिशन जो है ये भी आपका कुपोषण से ही संबंधित है, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? देखिए इंग्लिश में इसको बोला जाता है जोनल काउंसिल। तो पहले से थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। हमारे संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जोनल काउंसिल का कहीं भी जिक्र नहीं था। हमारे संविधान में इंटर स्टेट काउंसिल का जिक्र है, अंतरराज्य परिषद। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 263 में। बात करें इंटर राज्य परिषद की, उसका जो चेयरपर्सन होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। यहाँ पर सवाल में आपसे पूछा है जोनल काउंसिल, तो सबसे पहले जोनल काउंसिल का इतिहास बताता हूँ। जोनल काउंसिल की जो स्थापना की गई है वो राज्य पुनर्गठन आयोग जो सन 1956 में बनाया गया था उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो ये कैसा निकाय है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसको कानून के द्वारा बनाया गया है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था। इनिशियली 5 बनाई गई थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल, और उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद यानी सेंट्रल क्षेत्रीय परिषद का मेंबर है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के साथ इसमें कौन कौन से और राज्य आते हैं? छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। इसके अलावा देखिए ये तो आपके 1956 में बनाए गए थे 5। 1971 में एक नया एक्ट और अधिनियम लाया गया, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट। तो उत्तर पूर्वीय परिषद हमारी छठी इस समय क्षेत्रीय परिषद है जो 1971 में बनाई गई है। बाकी सारे आपके 1956 में बन गए थे। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1972 में की गई है। तो देखिए ये भी पूछता रहता है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को कब चुना गया? तो 1989 में इसको चुना गया था। अगरिया, बेगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में निवास करती है? तो मुख्य रूप से सोनभद्र में निवास करती हैं और सोनभद्र में ही सबसे ज्यादा जनजातियों की जनसंख्या भी है। बात करें ललितपुर में तो एक बहुत फेमस जनजाति है सहरिया जनजाति, तो वो ललितपुर में आपको मिलेगी। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो आपका विक्टोरिया मेमोरियल जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बात करें देखिए कुछ गीत आपसे पूछे हैं मैचिंग में, तो देखिए जो चैती गीत होता है ये आपका मौसमी गीत है, चैत के मौसम में गाया जाता है। बात करें कजरी की तो कजरी विवाह और मौसमी गीत है, वर्षा के समय गाया जाता है। बात करें रसिया की तो रसिया आपका ब्रज गीत है, ऑप्शन दूसरा, और सोहर आपका संस्कार गीत है। तो इसमें मिला लीजिए आप, क्या आपका ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन आपका इसमें ठीक है। अगला, घोषिता राम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे ये कहां पर स्थित था? तो यहाँ ये आपका कौशाम्बी में स्थित था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यह है आपका हुलास जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। रोपड़ पंजाब में है। मांडा आपका पता ही होगा आपको, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है। जनरथ नाम किसे दिया गया है? तो जनरथ नाम एक लो कॉस्ट वाली एसी बस जो उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की है इसको नाम दिया गया है। 92 का होगा डी। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले में हमें यूरेनियम के ट्रेस मिलते हैं वो है ललितपुर। ललितपुर का ही एक बहुत फेमस क्षेत्र है, क्या क्षेत्र है? मैंने आपको बताया था सोनराई क्षेत्र। सोनराई क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए फेमस है? तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ सही है, कालीन उद्योग भदोही सही है, चिकन उद्योग लखनऊ आपका सही है, चूड़ी उद्योग आपका शाहजहांपुर में नहीं है। चूड़ियां कहाँ की फेमस है? फिरोजाबाद की। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान आपकी गेन की थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में करीब हमने 10.5 से ज्यादा प्रतिशत की रेट से ग्रो किया था। उत्तर प्रदेश का रक्षा गलियारा कहां पर केंद्रित होगा? तो ये बुंदेलखंड वगैरह के क्षेत्र में केंद्रित होगा जिससे उस क्षेत्र का विकास भी आपका होगा। इसके अलावा एक और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहां पर बन रहा है? चेन्नई में डेवलप हो रहा है।
ब्रांड उत्तर प्रदेश के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो इसके लिए कौन सी अप्रोच को अपनाया गया है? बॉटम्स अप अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच? तो इसके लिए आपका समग्रता उपागम को अपनाया गया है, यानी होलिस्टिक अप्रोच। कई सारी चीजों को एक साथ इसमें लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यह है आपका ट्यूबवेल, ठीक है, नलकूप, ऑप्शन सी। अगला, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, तो रिपीटेड प्रश्न कई बार आपका आ चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा फसल चक्र उपयुक्त है? धान, मक्का, गेहूं, ऑप्शन ए। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो यह आपका लखनऊ। लखनऊ में एक बहुत फेमस जगह है, मलिहाबाद वगैरह बहुत ज्यादा वहां पर होता है। इसके अलावा भी हाल ही में एक और आम की प्रजाति चर्चा में थी, कौन सी? बनारसी लंगड़ा आम। तो बनारसी लंगड़े आम को अभी हाल ही में क्या दिया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यही देखिए हमारे सारे आज के प्रैक्टिस सेट से संबंधित प्रश्न थे जो मैप मैंने लगाया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स वगैरह मैं ऐसे ही आपको आगे भी बताता रहूंगा। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।